यार मैं बड़ा होके क्या बनूं? एक काम करता हूँ, फार्मर बन जाता हूँ, पूरे दिन खेतों में घूमूंगा। लेकिन ये चिलचिलाती धूप में तो मुझे टैनिंग हो जाएगी। ना 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 ना, फार्मर कैंसिल है। फिर एक काम करता हूँ, किसी फैक्ट्री में नौकरी ले लेता हूँ। एक रियलिटी शो में दीदी है, उनके पास हर चीज की फैक्ट्री है। लेकिन कहीं अगर उन्होंने मुझे बकलावा लेने दुबई भेज दिया तो ना ना ना, ये भी कैंसिल है। फिर एक काम करता हूँ, बैंक में नौकरी कर लेता हूँ, पूरे दिन लोगों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजता रहूंगा। लेकिन दोस्तों मेरी तो मैथ्स भी वीक है, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन क्या आपको पता है ये तीनों जॉब्स अलग अलग सेक्टर से आती है और इन तीनों सेक्टर का देश की जीडीपी में अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। वहीं हर सेक्टर के अंदर किसी में ज्यादा तो किसी में कम लोग काम करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सभी के लिए क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का वन शॉट लेकर आ गया हूं। इस वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू की ऐप का लिंक है, आप वहां से सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट इन केस आपको ना पता हो पीडब्ल्यू क्या है, दोस्तों पीडब्ल्यू इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां करोड़ों बच्चे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जरूर चेकआउट करिएगा। अब इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन से करता हूं। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स उनको कहा जाता है जो कि आप जिनको टच कर सकते हो, जिनको आप स्टोर कर सकते हो और जिनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उनको गुड्स कहा जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एकमात्र मालिक हैं श्री जेठालाल जी। अब जेठालाल जी जो है, उनकी जो दुकान है उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। आप उन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को टच कर सकते हो, वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर सकते हो, समय मिलने पर अगर आपको ग्राहक मिल जाए तो आप उनके घर ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो वो एक गुड सेक्टर का पार्ट आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पुष्पा भाऊ, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा भाऊ का लाल चंदन का काम है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और टच भी कर सकते हो। इसके अलावा है कालीन भैया, इनका कट्टे का व्यापार है। इस कट्टे को भी तुम टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। ऑल्दो मैं तुमको ये एडवाइस करूंगा ऐसा करना नहीं, पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो हर वो चीज जिसको तुम टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसे गुड्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज वो होती हैं जो कि इनटेंजिबल आइटम्स होते हैं, यानी कि जिनको तुम टच नहीं कर सकते हो। सर्विसेज वो होती हैं जिसको तुम स्टोर नहीं कर सकते हो। आइए मैं कुछ एग्जांपल से आप लोग को बताता हूं। फेमस वेब सीरीज पंचायत का मेन कैरेक्टर थे सचिव जी। सचिव जी जो काम करते थे तुम उस काम को टच नहीं कर सकते थे, इसलिए सचिव जी जो है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं आपके श्री श्री 1008 सिद्धार्थ जी शर्मा जी। अब मैं जो काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं तुमको, क्या तुम मेरी पढ़ाई को टच कर सकते हो? ऑल्दो मैं अपनी पढ़ाई के दम पे तुम्हारे दिलों को जरूर टच कर लेता हूं दोस्तों। और उसके बाद आते हैं कॉमेडियंस, वो जो जोक मारते हैं तुम उन जोक को भी टच नहीं कर सकते हो। तो ये सब की सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुड्स और सर्विस सेक्टर दोनों के अंदर आते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू। अगर आप पीडब्ल्यू का कोई मॉड्यूल यानी कि कोई टेक्स्ट बुक खरीदते हो तो ये चीज आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर स्टोर कर सकते हो। जब आप एग्जाम पास आउट कर लो तो आप अपने उसके जूनियर को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप हमारा कुछ इस तरीके की चीज परचेस करते हो तब आप हमको कह सकते हो कि हम गुड सेक्टर के अंदर है। लेकिन अभी जो तुम मुझे देख रहे हो, तुम मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, तुम उस नॉलेज को टच नहीं कर सकते हो। तो इस समय पीडब्ल्यू तुम्हारे लिए एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, यानी पैसा ही पैसा कमा रहे हैं हम तो ये हो गया आपका गुड्स और सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब आप गुड्स और सर्विसेज जनरेट करते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अपने घर में टमाटो की खेती कर रहा हूं, मैंने अपनी बालकनी में एक गमले के अंदर कुछ टमाटो का पेड़ उगा लिया है। तो यहां पर टमाटो जो है जिसको तुम टच कर सकते हो, यानी कि टमाटो इज अ गुड, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं उसको बेच के पैसा नहीं कमा रहा हूं। तो इसलिए ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरी हॉबी है, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर यही खेती मैं मान लीजिए खेत में कर रहा होता या मैं किसी गार्डन में कर रहा होता और वहां पे जो टमाटो उग रहा होता मैं उसको बेच रहा होता, इन दैट केस दोस्तों वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो जब आप गुड्स और सर्विसेज जनरेट करते हो ताकि आपको प्रॉफिट गेन हो सके, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आप लोगों के लिए इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर को 3 कॉलम में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले प्राइमरी के पॉइंट आएंगे, फिर सेकेंडरी के पॉइंट और थर्ड वाले में आपको टर्शियरी के पॉइंट लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है।
प्राइमरी सेक्टर वाले जो होते हैं वो नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर वाले वो होते हैं जो नेचर से रॉ मटेरियल को निकालते हैं, जो नेचर को एक्सप्लॉइट करके जिनको मटेरियल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खेती कर रहे हो, खेती कहां करते हो? नेचर में, तो इसीलिए एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप धरती में से खोद के बॉक्साइट निकाल रहे हो, ये बॉक्साइट कहां से निकाल रहे हो? नेचर से, तो माइनिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मछली पकड़ रहे हो, ये मछली कहां से पकड़ रहे हो? नेचर से, इसलिए फिशिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो जब आप नेचर से रॉ मटेरियल ऑक्यूपाई करते हो तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट है। क्या कहता है? दिस सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी एज इट सेट्स द बेस फॉर अदर सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल देता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, यानी बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा लेबर, सबसे ज्यादा मैनुअल जॉब करने वाले लोग इसी सेक्टर में लगते हैं। इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको बहुत सारे लोग लगेंगे, कोई गड्ढा खोदने के लिए चाहिए तो कोई कुछ काम करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहा गया है। और प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर का होता है, एंड दैट इज व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है सर, प्राइमरी सेक्टर में समझ में आ गया कि मान लेते हैं किसान है, उस किसान ने आलू उगाया, वो आलू कहां से आया? नेचर से आया, इसलिए वो किसान एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, मान गए। अब सेकेंडरी सेक्टर वाले कौन? सेकेंडरी सेक्टर वाले वो होते हैं जो नेचर से मिलने वाले इन रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक किसान जिसने आलू उगाया था वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है क्योंकि वो आलू नेचर से आया था। अब उसने उस आलू को लेज नाम की कंपनी को दे दिया। उन्होंने उस आलू को धोया, उसको पील किया, उसको कट किया, उसको फ्राई किया, उसमें मसाले डाले, उसको पैक किया, ऐसे करके एक आलू को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। एक नेचर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब कोई नेचर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है दोस्तों, वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, यानी इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए, पैसा लगेगा। जमीन खरीद लोगे तो उसके ऊपर तुम्हें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, पैसा लगेगा। बिल्डिंग बनाने के बाद अंदर तुम्हें मशीनें लगानी पड़ेंगी, पैसा लगेगा। और फिर मशीन को ऑपरेट करने के लिए तुमको लोग रखने पड़ेंगे, पैसा लगेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा तीनों सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में लगता है, इसलिए इट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है सर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो समझ में आ गया। अब आप बताइए टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर वाले वो होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ये लोग कोई गुड्स नहीं देते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वालों को। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक आलू का खेत है, ठीक है, मेरे पास यहां पर एक आलू का खेत है, और मान लेते हैं कि ये है आपकी फैक्ट्री, ये है आपकी फैक्ट्री। अब इस आलू के खेत पे जब आलू उग गया तो जो प्राइमरी सेक्टर वाले अंकल थे, जो किसान थे, उन्होंने एक ट्रक वाले को फोन लगाया, भैया अपनी गड्डी लेकर आ जाओ और ये आलू को फैक्ट्री तक ले जाओ लेस की। वो ट्रक वाले अंकल आएंगे और वो ट्रक वाले अंकल जो हैं वो अपने ट्रक के अंदर वो सारा आलू भर के इनके पास ले जाएंगे। तो आपने देखा ये ट्रक वाले अंकल ने प्राइमरी सेक्टर वाले को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, खेती करने वाले को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी ट्रांसपोर्टेशन करके। अब आलू पहुंच गया है फैक्ट्री में, अब अगेन वहां पे धुलेगा, छिलेगा, कटेगा, तलेगा, मसाले डलेंगे, पैकेट होगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो वापस से इन अंकल को बुलाएंगे कि भैया ये पैकेट तैयार हो गए हैं, अब इनको नजदीकी गुप्ता किराना स्टोर तक पहुंचा दीजिए। ये वहां से लेस के पैकेट लोड करेंगे और ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए इस बार अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाले अंकल, ये ट्रक वाले अंकल ने पहले प्राइमरी सेक्टर वालों को अपनी सर्विस दी, अब ये सेकेंडरी सेक्टर वालों को अपनी सर्विस दे रहे हैं।
तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वालों को अपनी सर्विसेज देते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। टर्शियरी सेक्टर वाले किसी भी तरीके का गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाले। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्विस सेक्टर। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? अब ये जो तीनों सेक्टर हैं समझ में तो आपको आ गए होंगे, लेकिन इन तीनों सेक्टर का कंपैरिजन कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि एक देश के लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आप ऐसे पता कर सकते हो कि उस सेक्टर में कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सेक्टर कितने ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है। जितने ज्यादा लोगों को वो सेक्टर नौकरी देगा वो सेक्टर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा तरीका है कि आप ये पता कर लो कि वो कितने अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज बना रहा है सेक्टर। वो जितने ज्यादा अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज बनाएगा उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा वो सेक्टर। तो तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के केवल ये दो तरीके होते हैं। एक, वो कितने ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है, दूसरा वो कितने ज्यादा लोग, कितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब आपने देखा तीन अलग अलग सेक्टर है, लेकिन क्या आपको पता है ये तीनों की तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है? सर कैसे? ये तीनों की तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है? बिल्कुल, आओ मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर वाले अंकल हैं, ये प्राइमरी सेक्टर वाले अंकल सेकेंडरी सेक्टर वालों को रॉ मटेरियल देते हैं। मान लेते हैं आलू का खेत था, उन्होंने लेज वालों को रॉ मटेरियल दिया। अगर ये आलू का खेत होता ही नहीं तो ये लेज वाले क्या करते? तो आपने देखा है इनके लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये लोग जो हैं ये टर्शियरी सेक्टर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड दे रहे हैं। अगर ये आलू उगाएंगे नहीं तो मेरी मम्मी हर संडे को आलू टमाटर की सब्जी बना ही नहीं पाएगी। तो जैसा कि आपने देखा इनके लिए भी प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है और इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेक्टर इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सामान बनाती हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अरे छोड़ो ट्रैक्टर ही बना दिया। तो ये इंडस्ट्रीज अगर होंगी नहीं तो इन लोगों के लिए वो जो चीजें हैं वो कहां से आएंगी? तो जैसा कि आपने देखा कि ये वाली चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से ये इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाला एक किसान या सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाला एक वर्कर बीमार पड़ जाए तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा टर्शियरी सेक्टर के पास। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाला माइनर और सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाला एक वर्कर, क्लीनर, इन दोनों को अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो वो कहां जाएंगे? टर्शियरी सेक्टर के पास। मान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर का एक मछली पकड़ने वाला आदमी और सेकेंडरी सेक्टर का कोई और काम करने वाला आदमी, इनको अगर लोन चाहिए तो ये कहां जाएंगे? टर्शियरी सेक्टर के पास। तो मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब हमारा आगे क्या पढ़ना है? आगे अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके के अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। सर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? वो गुड्स या वो सर्विसेज जो अभी फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये फाइनल नहीं है, ये ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए अभी प्रोडक्ट नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बाकी है, अभी ये प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बाकी है। और उसके बाद जब वो ग्राहक के पास जाएगा, तो जब ये प्रोडक्ट जो है, जो अभी डायरेक्ट ग्राहक के पास, कंज्यूमर के पास जाना बाकी अभी नहीं जाएगा, ये किसी और चीज में भी कन्वर्ट होगा, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस कहते हैं। आइए मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं किसान है और इस किसान ने मान लेते हैं कि 10 रुपए के गेहूं उगाए। ठीक है, क्या ये गेहूं ग्राहक के लिए है? क्या ये गेहूं कंज्यूमर के लिए है? नहीं। अब ये जो गेहूं है, इसने क्या किया, इस गेहूं को आटा चक्की वाले को सेल कर दिया, फ्लावर मिल वाले को सेल कर दिया। उन्होंने क्या करा, इस 10 रुपए के गेहूं को पीसा और उसका आटा निकाला।
अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 रुपए के गेहूं को उसने पीसा है, उसमें उसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगाई, मेहनत लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब वो 10 रुपए का गेहूं पिस जाएगा, आटा बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाते वक्त, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाते वक्त उसकी वैल्यू बढ़ गई, ऐड हो गई। और हर स्टेज पे जब ये वैल्यू ऐड होती जाएगी तो इसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। यहां से यहां गेहूं से आटा जब बना तो 10 रुपए उसकी वैल्यू ऐड हो गई। लेकिन क्या ये आटा अब डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाने वाला है कि अभी इसका और भी कहीं जगह इस्तेमाल होना है, ये और किसी चीज में कन्वर्ट होना है? तो हो सकता है कि डायरेक्ट ग्राहक यहीं से आटा ले ले। लेकिन अभी हम इस एग्जांपल को और आगे बढ़ाएंगे और इस आटे को एक बिस्किट फैक्ट्री वाले को देंगे। अब ये बिस्किट फैक्ट्री वाला उस आटे में बटर मिलाएगा, शक्कर मिलाएगा, फ्लेवर मिलाएगा, बेक करेगा और वो 20 रुपए के आटे में माल मिलाने के बाद उसको 30 रुपए का कर देगा। अब अगर आप पूछें अब कितनी जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो 20 रुपए का आटा अब 30 रुपए का हो गया है, तो इस स्टेज में 10 रुपए का फिर जीवीए हो गया, यानी ग्रॉस वैल्यू ऐड हो गई है। हर स्टेज के बाद उस कमोडिटी की, उस आइटम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और हर स्टेज के बाद जो वैल्यू बढ़ती है उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। अब ये बिस्किट बनके तैयार है, लेकिन क्या तुम बिस्किट सीधा फैक्ट्री वाले से ले लेते हो? नहीं, वहां तो नहीं पहुंच जाते ना तुम अपना चाय का कप लेके, बताना चाहिए कन्वेयर बेल्ट से यहीं से बिस्किट डोप के खा लूंगा, नहीं। अब ये बिस्किट आपके नजदीकी किराना स्टोर पे जाएगा और वहां से कंज्यूमर उसको लेगा। तो जब वो बिस्किट नजदीकी किराना स्टोर पे चला जाएगा, अब वो बिस्किट हो सकता है 40 रुपए का हो चुका होगा। अब जब आप इसको परचेस करोगे तब वो जाके कहलाएगा फाइनल गुड, क्योंकि अब ये कंज्यूमर के हाथ लगने वाला है। अब इसका आगे कुछ और नहीं होने वाला है, अब ये फाइनल है, अब बस वो खाएगा उसको। तो जब एक प्रोडक्ट अब कंज्यूमर तक पहुंच जाए, जब उसका फर्दर प्रोडक्शन ना होने वाला हो, तो उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक वो कंज्यूमर के हाथ नहीं पहुंचता है, जब तक उसका फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी होता है, एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज में कन्वर्ट होना बाकी होता है, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। क्या आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस समझ में आया? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जीडीपी कहती है कि एक साल के अंदर एक देश की बॉर्डर के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, वो उस देश की जीडीपी बताता है। फिर से सुनिएगा, एक साल के अंदर उस देश की बॉर्डर के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, वो उस देश की जीडीपी बताता है। मैंने यहां वर्ड लिखा है फाइनल गुड्स, यानी कि जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। जीडीपी काउंट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बिस्किट 40 रुपए का है तो इसके अंदर उसमें 10 रुपए का जो गेहूं था, उसके बाद जब अगले स्टेप में 10 रुपए और ऐड हो गए थे, फिर अगले स्टेप में 10 रुपए और ऐड हो गए थे, तो इसमें वो सारी वैल्यू एडेड है। तो मुझे हर स्टेप पे ऐड करने की जगह, हर स्टेप पे जाके कैलकुलेट करने की जगह, अगर मैं सिर्फ फाइनल भी ऐड कर लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज बने। क्लियर हो गया? तो जब हम जीडीपी निकालते हैं तो केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज उस देश के अंदर उस साल में बने, उससे जीडीपी निकलती है। देश की जीडीपी काउंट करती है देश की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे शॉर्ट में एनएसओ कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI के अंदर आती है। वैसे तो इतना डिटेल में वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तब भी एमसीक्यू में आ जाए कि इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो आप एनएसओ लिख के आएंगे। ये सही जवाब है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि मेरी पीपीटी मैं टेक्स्ट की जगह मैं इमेज के थ्रू आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, और हर इमेज की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज देखने को मिल रही होगी तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अंकल सैम
यह बता रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी यूएसए की है, थैंक्स टू कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, टेस्ला, एप्पल, नाइकी। इन कंपनीज के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है। सेकंड नंबर पे आता है, ये ड्रैगन रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को। चाइना की जीडीपी सेकंड नंबर पे दुनिया में, थैंक्स टू कंपनी लाइक हुआवे, एमआई, बीवाईडी। थर्ड नंबर पे आता है आपका जर्मनी। इनके वहां आपको मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, सीमेंस, ये कंपनियां के कारण ये तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है हमारा प्यारा भारत दोस्तों। और पांचवें नंबर पे आता है जापान। ठीक है, तो यहां आपके सामने दुनिया की टॉप 5 जीडीपी दिखी हुई हैं। ठीक है सर, जीडीपी तो समझ में आ गया, लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है वो तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन कुछ लोग देश के बाहर भी रहते हैं, वहां भी पैसा कमाते हैं और वो पैसा देश में भेजते हैं, तो वो पैसा क्यों नहीं काउंट कर रहे हो देश की इनकम में? तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो होते तो इंडियन है, उनके पास सिटीजनशिप तो इंडिया की होती है, लेकिन ये किसी फॉरेन कंट्री, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रशिया, कहीं भी रह के काम कर रहे होते हैं और वो जो पैसा वहां कमा रहे होते हैं वो अपने देश भेज रहे होते हैं। तो ये पैसा देश के अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फॉरेनर हैं और इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं। तुम बोलोगे हमने तो नहीं देखा। अरे आईपीएल देखते हो, उसमें जब चौका छक्का पड़ता है तो वो गोरी गोरी आंटी नहीं डांस करती है, उला ला लहू, उला ला लहू, चीयर लीडर्स? क्या वो भारत की हैं? नहीं है, वो फॉरेनर भारत में काम कर रही हैं और भारत से पैसा कमा के बाहर भेज रही हैं। तो कुछ इंडियन बाहर से पैसा अंदर भेज रहे हैं और कुछ फॉरेनर्स अंदर पैसा कमा के देश के बाहर ले जा रही हैं हमारे। तो आपको भी पता है कि ये वाले लोग ज्यादा हैं, ये वाले लोग कम हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है, जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। ये पैसा अंदर आ रहा है, ये तो प्रॉफिट है, लेकिन ये पैसा बाहर जा रहा है, तो चलो इसको माइनस कर देते उसमें से। तो जो बच जाता है उसे कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब आप अपनी देश की टोटल इनकम निकालते हो, तो टोटल इनकम निकालते वक्त आप देश की जब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों को जब आप प्लस कर देते हो, तब जाके देश की टोटल इनकम, नेशनल इनकम निकल के आती है। तो एक देश ने कितना पैसा कमाया, उसके लिए सबसे पहले आपको देश की जीडीपी यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो उस देश के अंदर उस साल में बने हैं, साथ ही साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो एक देश की नेशनल इनकम निकल के आती है, यानी कि उसने टोटल कितना कमाया वो निकल के आता है। समझ में आया नेशनल इनकम क्या होता है? ठीक है सर, नेशनल इनकम तो समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ा दी, लेकिन हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब भूलते जा रहे हैं। तो आओ एक छोटा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, तुरंत कमेंट में जवाब देना है और सेंड कर देना है। इससे पता चलता जाएगा आपको कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू टर्शरी सेक्टर? सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। टर्शरी सेक्टर मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो पॉज करो, नीचे जवाब दो कमेंट सेक्शन के अंदर। दे दिया? चलो, टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जो सर्विस सेक्टर वाले लोग होते हैं वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं, बताया था ना। फिशरमैन जो है वो तो नेचर से रॉ मटेरियल निकाल रहा है, प्राइमरी सेक्टर। फार्मर जो है ये भी नेचर से रॉ मटेरियल निकाल रहा है, प्राइमरी सेक्टर। वुड कटर जो है अगेन लकड़ी को काट रहा है, नेचर से रॉ मटेरियल, हटा दो। लेकिन टीचर जो है ये किसी गुड्स में नहीं, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसलिए इसका सही जवाब डी टीचर होगा। जितने बच्चों ने डी आंसर लिखा था उनका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर गलत था दोस्तों तो घबराने की बात नहीं है। अगर तुमने आंसर लिखा ही नहीं था कमेंट में तो घबराने की बात है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिश करना कि इस बार कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन में देख लें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा, उसको अंडरलाइन कर दो, गलती कराते हो नहीं तो। यह क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है।
इनकरेक्ट पेयर निकालना है। मेल मैन यानी जो पोस्ट बॉय होता है, पोस्टमैन होता है, क्या वो टर्शरी सेक्टर में है? बिल्कुल, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये तो करेक्ट है। फिशरमैन क्या प्राइमरी सेक्टर है? अभी बताया था, नेचर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फिर क्या आता है? कारपेंटर। कारपेंटर क्या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है? नहीं, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर से जो लकड़ी मिलती है उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। इनकरेक्ट पेयर पूछा था, तीसरा वाला ही इनकरेक्ट है। जितने बच्चों ने सी करंट सही जवाब दिया था उनका जवाब सही है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। चूज द करेक्ट पेयर। अब की बार करेक्ट पूछा गया है दोस्तों। प्राइमरी सेक्टर फ्लावर कल्टीवेटर, जो फ्लावर उगाते हो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, बिल्कुल पहला ही सही हो जाता है, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड दोस्तों। अब आपके सामने हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर बताया गया। सर ये क्या है? बहुत हैवी वर्ड बोल दिया आपने। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक इस तरीके का चार्ट दे रखा है। इस चार्ट से तुमको क्या जानकारी निकालनी है, सबसे पहले यह समझो। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से एनालाइज करें तो आप यह पाएंगे कि 1973-74 के दशक में भारत देश की टोटल जीडीपी की अगर आप बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ थी। 5 लाख करोड़ थी। अगर आप इसको 2013-14 से कंपेयर करें तो हमारे देश की टोटल जीडीपी 55 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। 5 लाख से 55 लाख करोड़ का हमने फासला ट्रेवल किया। तो हां, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और यह तो 2014 का डेटा है। अब तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं। तो एक तो आपको यह चीज नोटिस करनी थी। दूसरी चीज नोटिस करने वाली यह है कि 1973-74 के दशक में सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहा था टर्शियरी सेक्टर, और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा था सेकेंडरी सेक्टर। यानी उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा भारत देश में प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, खेती से आ रहा था। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है और यही बात यहां बताई गई है कि अगर अब आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, सेकेंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन अब देश की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। यह चीज आपको इस ग्राफ से समझनी थी। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है प्राइमरी सेक्टर वाज द फर्स्ट टू डोमिनेट। व्हाई? इसके दो रीजन समझिए। पहला, जब एक देश आजाद होता है, जब उस देश की गुलामी की बेड़ियां टूटती हैं, तो उस देश के पॉलिटिशियन, उस देश के लीडर का सबसे पहला काम यह होता है कि उस देश के लोगों की भूखमरी कम करी जाए, भूखमरी खत्म करी जाए, यानी फूड सिक्योरिटी पे काम हो। इसलिए सबसे पहले एग्रीकल्चर पे वो देश टूट पड़ता है। तो ये तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अगर आप लोगों की बात करें तो लोग, जब एक देश आजाद होता है तो वो देश डेवलप नहीं होता है। उस देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं होता है, बिजली नहीं होती है। ऐसे में उस देश के जो लोग होते हैं वो नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं और नेचर से चीजों को निकाल के बेच के अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है देन कम द राइज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। जैसे जैसे देश थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होता है, थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होता है, जब उस देश के लोगों की भूख की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, देश फूड सिक्योरिटी को खत्म कर चुका होता है, उनके पास अच्छा खासा खाना होता है, फिर वो सोचते हैं कि चलो अब खाना हो गया है, देश के लोगों का पेट भर गया है, चलो अब हम लोग इसका इस्तेमाल किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तब उस देश में फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, उस देश में मशीनें आती हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, और फिर उस देश के लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट से कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। तो जब उसके बाद जब देश और डेवलप हो जाता है, जब देश डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जाने वाला होता है, उस टाइम पे देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर आपको बहुत सारी बेसिक सर्विसेज चाहिए रहती हैं, पुलिस, बैंक, मेडिकल, टीचर, ये सब चाहिए रहता है। तो इसीलिए जब एक देश आजाद होता है तो सबसे पहले उसके लिए प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फूड सिक्योरिटी के लिए। फिर जब एक देश थोड़ा सा डेवलप होता है, जब उनके पास फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, मशीनें आ जाती है, बिजली आ जाती है, तब वो सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं और प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं।
और जब एक देश डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जाने वाला होता है तो उस देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टर्शरी सेक्टर। तो सर हमारे लिए टर्शरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, 2013-14 के आंकड़े दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हम डेवलप्ड कंट्री हो गए? जी नहीं। चाइना अभी तक अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है और तुम इतने में अपने इतने चौड़े हो रहे हो। तो अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, अभी हम डेवलप्ड हुए नहीं। और इसी से आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि माना टर्शरी सेक्टर की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तगड़ी तरीके से ग्रोथ हो रही है, आपसे कहता है 4 रीजन बताओ क्यों हो रही है। What is the main 4 reason behind the growth of tertiary sector in India? इतना प्यारा क्वेश्चन है। 2014, 15, 19, 20 4 साल तो मैंने ये बता दिए हैं, इस साल भी इसके आने की प्रबल संभावना है। टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। पहली बात ये बोली गई है कि एक डेवलपिंग कंट्री, जब एक कंट्री डेवलप हो रही होती है तो उस देश की गवर्नमेंट को कई सारी बेसिक सर्विसेज बनानी होती हैं। बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंक चाहिए। तो जब एक देश डेवलप होता है तो उस देश की गवर्नमेंट इस तरीके की बेसिक फैसिलिटीज बनाती है और इन बेसिक फैसिलिटीज पे काम करने के लिए लोग हायर किए जाते हैं। और जो टीचर स्कूल में हायर किया जाएगा वो टर्शरी सेक्टर का ही तो पार्ट होगा। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में हायर किया जाएगा वो टर्शरी सेक्टर का ही तो पार्ट होगा। जो पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में हायर किया जाएगा वो टर्शरी सेक्टर का तो पार्ट होगा। तो जितना ज्यादा ये बेसिक चीजें डेवलप होंगी उतनी ज्यादा ये वाली नौकरियां डेवलप होंगी, जितनी ज्यादा ये वाली नौकरियां डेवलप होंगी उतना ज्यादा ये सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। मतलब मैं बताता हूं, मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक खेत है और मान लेते हैं मेरे पास यहां पे मेरे पास एक फैक्ट्री है। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पास एक खेत है प्राइमरी सेक्टर का और एक फैक्ट्री है सेकेंडरी सेक्टर की। अब एक खेत से इस फैक्ट्री तक माल लेके जाने के लिए एक ट्रक जो था वो मोर देन सफिशिएंट था। लेकिन अब मान लेते हैं कि मेरे पास खेतों की मात्रा बढ़ के 3 हो गई है और फैक्ट्री की मात्रा बढ़ के 2 हो गई है। तो क्या अब एक ट्रक से काम हो पाएगा? नहीं। अब प्राइमरी सेक्टर बढ़ गया है, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये टर्शरी सेक्टर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब एक ट्रक से काम नहीं होगा, 2 लगेंगे। समझ में आया? तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है, विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मैं 1000 रुपए कमाता था तो मैंने सोचा यार मैं 1000 रुपए कमाने लगा हूं, बहुत अमीर हो गया हूं, अब मैं मार्केट क्यों जाऊं, कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए कि मैं उसमें बटन दबाऊं और 5 से 10 दिन के अंदर सामान मेरे घर आ जाए। ठीक है साहब, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजॉन आ गया। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। अब मेरी इनकम और बढ़ गई, मैं 2000 कमाने लगा। मैंने कहा यार अब मैं चाहता हूं कि मैं बटन दबाऊं आधे घंटे के अंदर पिज्जा घर आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है, डोमिनोज आ गया, आधे घंटे में डिलीवरी। अब मैं 3000 रुपए कमाने लग गया। मैंने कहा आधा घंटा इज टू मच, और सिर्फ पिज्जा ही क्यों, मुझे मोमोज से लेकर पराठे तक और कुलचे से लेकर समोसे तक सब चाहिए, वो भी 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं 3000 रुपए कमाता हूं। तो आपने कहा ठीक है साहब, अब आपके लिए स्विगी जोमेटो आ गया। ठीक है, अब मेरी सैलरी और बढ़ गई 4000। मैंने कहा मेरे को भैया 10 मिनट के अंदर सामान घर में चाहिए, जो ऑर्डर करूं। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट आ गया। अब मैंने कहा मैं और कमाने लग गया हूं, मैं बाल कटाने भी बाहर नहीं जाऊंगा, पैसा ही पैसा है, घर आके आदमी बाल काटेगा मेरे। अर्बन कंपनी आ गया। तो जैसे जैसे आदमी की सैलरी बढ़ती जाती है वो ज्यादा फैसिलिटीज डिमांड करने लगता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये चीज यहां बताई गई है। और लास्ट बात यहां पे क्या बताई गई है कि भाई जैसे जैसे देश बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, एआई से आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद, इनमें काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, इसलिए टर्शरी सेक्टर बढ़ता जा रहा है।
जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, दुनिया कनेक्ट होती जा रही है, टर्शरी सेक्टर में काम करने वालों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप बोलोगे सर आप सामने खड़े हो जाते हो, हमें दिखता ही नहीं है। अरे मैं बता तो रहा हूं, ये पीडीएफ डाउनलोड करो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड वाई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर करते हैं, आपकी बात हमने मान ली। अब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा लोग नौकरी कहां करते हैं और क्यों करते हैं। आओ इसको बता देता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माना देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है, लेकिन आज भी इस देश में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर नौकरी करते हैं। क्यों आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं? इसके मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। आज भी इंडिया का एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया यानी गांव में रहती है, और गांव में जब वो रहते हैं तो वो गांव से ही जो नेचर में जो रॉ मटेरियल मिलता है उसी से वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, उसी को सामान को निकाल के बेचते हैं। इसीलिए आज भी क्योंकि साइजेबल अमाउंट गांव में रहती है और गांव के लोग नेचर से ही काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर हमारे गांव के लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंप्लॉयड है। सेकेंड पॉइंट यह बताया गया है कि देश में लिटरेसी रेट कम है, लोग कम पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं भी उन्होंने कैसे भी एग्जाम पास कर ली, हो सकता है उनके अंदर स्किल्स ना हो। तो कम पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी स्किल कम होने के कारण ये लोग टर्शरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वाले सेक्टर्स में नौकरी करने के लिए डिमांड होती है नॉलेज की, स्किल्स की। तो ऐसे में मैनुअल लेबर तो करी जा सकती है ना। मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं फेल हूं, या मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता, मैं 10वीं भी कैसे भी पास कर लिया, 2+2 बोलोगे मैं बोलूंगा बैंगन। तो फिर मैं क्या भाई, कम से कम मैं वजन तो उठा सकता हूं, मैं कुल्हाड़ी तो चला सकता हूं, मैं मच्छी तो पकड़ सकता हूं, इसमें कौन सी पढ़ाई इस्तेमाल हो रही है। और ये रीजन एक और है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा इंडिया का पॉपुलेशन काम करता है। लास्ट बात यहां पे ये बताई गई है कि जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर, अदर सेक्टर्स लाइक सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्किल, सो दे एम्प्लॉय फ्यूअर कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। और ये एक बात ये भी है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा इसलिए काम करते हैं क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी उतनी जॉब्स बना ही नहीं पाए हैं जितनी प्राइमरी बना लेता है। क्योंकि प्राइमरी मैंने बताया लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। सेकेंडरी में थोड़ी जरूरत है क्योंकि वहां पे तो मशीन काम करती है। टर्शरी में थोड़ी जरूरत है क्योंकि टर्शरी में लैपटॉप भी तो चलाना है, एक आदमी चला सकता है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। क्लियर हो गया? अब हम लोगों को इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ना है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आपके पास एक पेड जॉब हो, आप पैसा कमा रहे हो, और जब आप देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो आप एम्प्लॉयड कहलाते हो, आपके पास रोजगार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी है, तुम पैसा कमा रहे हो और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। भले तुम एम्प्लॉयड हो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास नौकरी हो, तुम देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन तुमको मिल नहीं रही है। तो जब तुम जॉब ढूंढ रहे होते हो और उसके बाद भी तुमको नहीं मिलती है तो तुम अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहलाते हो। आज मैं तुमको नहीं चिढ़ा सकता हूं, ओए ओए बेरोजगार, ओए ओए। क्यों? तुमको क्यों नहीं चिढ़ा सकता हूं? नौकरी तो तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम्हें मैं इसलिए बेरोजगार नहीं कह सकता हूं क्योंकि तुम जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो। ऑन द अदर हैंड मेरा एक दोस्त है, वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही है। कभी वो इंटरव्यू में फेल कर जाता है, या वो कभी उसके पास स्किल नहीं होती है, या फिर कभी कभी वो एलिजिबल ही नहीं होता है। तो वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही है। तो आप उसको अनएम्प्लॉयड बोलोगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा सगा दोस्त है। इसके बाद आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
सर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका होता है जब आप अपने पोटेंशियल से कम का काम कर रहे होते हो तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कई बार देश में पता है क्या होता है कि एक स्वीपर की सरकारी नौकरी निकलती है, स्वीपर की सरकारी नौकरी झाड़ू लगाने की, और उसके लिए कई सारे पीएचडी होल्डर, बीटेक, एमटेक, बीएससी, बड़ी बड़ी डिग्री करे हुए लोग अप्लाई कर देते हैं। अब जब एक पीएचडी करा हुआ आदमी को अगर वो नौकरी मिल भी जाएगी तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, क्योंकि देखने पे तो लग रहा है तुमको वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो नौकरी अपने पोटेंशियल से कम के कर रहा है। वो पीएचडी करा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी काम छोटा होता है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा आपके पास स्किल होंगे, उतनी ज्यादा आप हाई पेइंग जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो। लेकिन इतनी पढ़ाई स्केल करने के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी पढ़ाई के, तुम अगर ये जॉब कर रहे हो तो आई एम सॉरी, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो सर एक तो आपने बता दिया कि जब आप अपनी पोटेंशियल से कम की नौकरी करते हो देन इट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या? आओ मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर दो लोग, राम और उसकी वाइफ रानी, खेती करते थे। अब इनके तीन बच्चे हुए, एक का नाम था ईना, एक का नाम था मीना, एक का नाम था डीका, ईना मीना डीका। जब राम और उसकी वाइफ इस खेत में खेती करते थे तो वो लोग इस खेत से 100 रुपए कमाते थे। वो उस पूरे खेत पे खेती करते थे, खेत के कोने कोने में बीज डालते थे, सब करते थे, 100 रुपए कमाते थे। अब क्या हुआ भाई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चे बड़े जरूर हो गए दोस्तों, लेकिन बड़े होने के बावजूद हो सकता है उन्होंने पढ़ाई ना करी हो अच्छे से, या पढ़ाई करी हो तो अच्छी तरीके से ना करी हो, जिसके कारण इनको नौकरी ही नहीं लग रही थी। तब उसी खेत के अंदर राम और रानी के साथ साथ उनके तीन बच्चे ईना मीना डीका भी अब उसी खेत में काम करने लग गए। अब दूर से एक अंकल साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा ओ माय गॉड, राम और रानी के बच्चे तो एम्प्लॉयड हैं, देखो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन पास जाके देखो क्या सही में नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप पहले देखें तो पहले भी इस खेत से 100 रुपए की इनकम हो रही थी, और अब इस खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी इस खेत से 100 ही रुपए की इनकम हो पा रही है। तो क्या उनकी फैमिली की इनकम बढ़ पाई? नहीं, पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। तो दूर से देखने पे जरूर लग रहा होगा कि ईना मीना डीका एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर तुम पास जाके देखो तो तुम्हें पाओगे कि ये वो काम कर रहे हैं जिसमें इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर इसकी जगह अगर ये मान लीजिए तीनों की तीनों 10-10 रुपए की भी नौकरी कर रहे होते कहीं बाहर जाके, तीनों की तीनों अगर मान लीजिए 10-10 रुपए की भी नौकरी करते तो इनकी फैमिली इनकम 100 से बढ़कर 130 हो जाती, फिर वो एम्प्लॉयड कहलाते। लेकिन क्योंकि इनके अंदर स्किल नहीं है, इनके अंदर कोई पढ़ाई वढ़ाई इन्होंने नहीं करी है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये सिर्फ अपने परिवार के खेत में लग गए। तो दूर से देखने पर तो लग रहा होगा कि वाह ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब तुम पास जाके देखोगे तो तुम ये पाओगे कि ये अनएम्प्लॉयड हैं। और इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दो होती है। एक, जब आप अपनी पोटेंशियल से कम का काम कर रहे होते हो, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, जिस काम को करने के लिए जब जरूरत से ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हो, मतलब उस काम को 2 लोग कर सकते थे लेकिन अब उस काम को 5 लोग कर रहे हैं, तो जो बाकी के 3 लोग होते हैं वो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है सर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी सरकारें कर रही हैं, आइए अब उसको समझते हैं। क्या करना चाहिए एक सरकार को इस देश से एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने के लिए, आइए उसको समझते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्सर मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें मजा आ जाता है, ऐसा लगता है मूवी चल रही है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे जवाब देना है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये जो नीचे पॉइंट लिखे हैं उनको पॉइंटर्स में लिख के आ जाना, यही तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट किया जा सकता है?
पहला, बैंक क्रेडिट की मदद से। अगर मान लीजिए मैं एक बेरोजगार हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं, मैं गंवारता, और बोलो। या फिर मान लेते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, चीटिंग करके पास हो गया, मेरे को आता कुछ नहीं, और बोलो अंगूठा छापू मैं, तो फिर सब आप क्या करोगे? अगर मुझे बैंक उधार दे दे तो मैं एक चाय की टपरी खोल लूंगा, उसमें मैं साथ में फिर धीमे से अगर थोड़ा सा और उधार मिल जाए तो मैं एक इंडक्शन लगा के मैगी बेचना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा और अगर मुझे बैंक लोन दे दे तो फिर मैं धीमे से उसको ट्रक पे लगा के एक फूड ट्रक बना दूंगा, और सुबह मैं जिम के पास, शाम को मैं कोचिंग के पास, रात को मैं किसी होटल के पास या मूवी थिएटर के पास लगा दूंगा। तो अगर मुझे बैंक लोन दे दे तो मैं जो बेरोजगार था उस लोन के पैसे का इस्तेमाल करके मैं कोई बिजनेस कर सकता हूं। दूसरा तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कि सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। अगर आपको पास नौकरी नहीं है, क्यों नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो सरकार उनको स्किल दे दे। महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिखाई जा सकती है, गांव के जो बच्चे उनको कंप्यूटर चलाना सिखाया जा सकता है, किसी को प्लम्बिंग का काम सिखा दो, किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दो, तो आपको उनको स्किल दे दोगे तो वो अपना पेट खुद पाल पाएंगे, फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। तीसरी चीज सरकार को करनी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करके। गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती है, फिर क्या करो भाई, गांव के लोगों से बोल दो कि भाई आप लोग बांस की बास्केट बना लो, आप लोग भाई फ्लावर को सुखा के क्रश करके अगरबत्ती बना लो, आप लोग पापड़ को बेल के पापड़ बना लो, आप लोग बीड़ी बना लो, आप लोग ये बना लो, वो बना लो, पॉट्स बना लो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, इनका प्रमोशन करें, इनकी आप ब्रांडिंग करें, इन लोगों को आप सिखाएं, आप खुद हो सके तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दें। और लास्ट तरीका है कि आप लोग अपने इलाके में एजुकेशन के ऊपर काम करें, हेल्थ के ऊपर काम करें, टूरिज्म के ऊपर काम करें। आज केरला का लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है, 94%। तो केरला के जो लोग, जिनको केरला में नौकरी नहीं मिलती है, वो गल्फ में यानी ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, वहां जाके नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन थी उनके पास। हेल्थ पे काम करो भाई, आप क्या करो, आप दो तरीके से आप हेल्थ पे काम कर सकते हो। पहला कि लोगों की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। जब उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हो सकता है वो कोई एथलीट बन जाए, उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हो सकता है वो कि उनका दिमाग अच्छा होगा तो वो साइंटिस्ट बन जाए। या फिर आप हेल्थ में ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। तो जब डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल होंगे तो उनमें काम करने के लिए आपको नर्स चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, केमिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए। लास्ट है टूरिज्म। अगर आज आप राजस्थान चले जाएं, राजस्थान छोड़ दीजिए, आप उत्तराखंड चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, तो वहां के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो उन लोगों ने क्या करा, पहाड़ों पे मैगी बना बना के बेचना शुरू कर दी। टूरिज्म अगर होगा, अगर ट्रेनों की कनेक्टिविटी होगी, एरोप्लेन की कनेक्टिविटी होगी, साफ सफाई होगी, सेफ्टी होगी, लोग टूरिज्म करने जाएंगे, तो वहां के लोकल पॉपुलेशन उन टूरिस्ट को सर्विसेज दे दे के भी पैसा कमा सकती है। तो ये 4 तरीके से आप लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता देता हूं, मेरे पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। एमजी नरेगा भारत सरकार 2005 में लेकर आई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल इसके अंतर्गत भारत सरकार कहती है कि साल में टोटल 365 दिन होते हैं। हम 365 दिन में से 100 दिन का तुमको काम देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देती है सरकार। कैसे भाई, गांव के लोगों का एक रजिस्टर बनता है। हाँ भाई, क्या कर सकता है, उन्होंने कहा मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता हूं। हाँ, रामू इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता है। तू क्या कर सकता है, मैं प्लम्बिंग का काम कर सकता हूं। श्याम प्लम्बिंग का काम कर सकता है।
तू क्या कर सकता है? मैं सर पढ़ा लिखा नहीं हूं। ठीक है, अली जो है वो पत्थर उठा सकता है। तुम क्या कर सकते हो? सर मैं झाड़ू लगा लूंगा। कमल जो है वो झाड़ू लगा देगा, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब जैसा कि आपने देखा, उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, कौन आदमी क्या काम कर सकता है। सरकार ने कहा है कि हम गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। साल के 365 दिन में से 100 दिन का काम हम देंगे, गारंटी है। क्या होगा? अब सरकार क्या करती है, आपके गांव के आसपास नए नए प्रोजेक्ट लेकर आती है। मान लेते हैं कि एक बार ये प्रोजेक्ट लेकर आए रोड बनाने का, बुला लिया गया सबको, जल्दी आओ रोड बनेगी, रोड बनेगी। सब लोग आ गए। अब रोड बनाने में मान लेते हैं कि आप लोगों को 20 दिन का काम मिल गया। ठीक है साहब, 20 दिन का काम मिल गया। अब क्या करें? एक महीने बाद एक काम करते हैं, गांव में स्कूल बना देते हैं। अब जब स्कूल बनेगा तो स्कूल की दीवारों के लिए लेबर लगेगी, मिस्त्री लगेगा, इलेक्ट्रिशियन लगेगा, प्लम्बर लगेगा। तो भाई स्कूल बनाने के लिए मान लेते हैं आपको 30 दिन का काम मिल गया। अब क्या करें? अब भैया 1-2 महीने बाद क्या करें? तो उस गांव सरकार ने सोचा अब एक काम करते हैं, तालाब खोद देते हैं। अब ये तालाब खुदेगा तो इसमें बारिश का पानी सेव हो जाएगा। बारिश का पानी जब स्टोर हो जाएगा तो गांव के लोग उससे एग्रीकल्चर भी कर लेंगे, साथ ही साथ इसमें मछली भी पकड़ी जा सकती है, बोटिंग भी करी जा सकती है, और इन लोगों को अभी काम भी मिल जाएगा। तो लेक खुदवाने के लिए मान लेते हैं 30 दिन का काम आपको और मिल गया। अब आपके पास टोटल कितने दिन का काम हो गया है? 20 और 30 50, 50 और 30 80 दिन का काम हो गया। सरकार ने आपको गारंटी कितने दिन की करी थी? 100 दिन की करी थी। तो अगर सरकार साल में 100 दिन का काम नहीं दे पाई, 80 दिन का दे पाई, तो बाकी 20 दिन की तुमको बिना काम करे सैलरी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने तुमको गारंटी दे रखी है मुन्ना, पैसा मिलेगा तुमको 100 दिन का, चाहे काम करवाएं चाहे तुमसे नाम ना करवाएं। अब ऐसे में सरकार भी सोचती है कि फोकट में पैसे देने से अच्छा है काम कर लेते हैं, इससे विकास भी हो जाएगा और साथ ही साथ लोगों को सैलरी भी मिल जाएगी। अगर हम प्रोजेक्ट नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो फोकट की सैलरी देनी पड़ेगी। तो इससे एक तीर से दो निशाने होते हैं, डेवलपमेंट भी होता है और गांव के रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का गारंटी भी मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो यह है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लॉन्च्ड इन 2005। इससे आप लोग को राइट टू वर्क मिलता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट बताए गए, जैसे कि आपको 100 दिन का काम मिलता है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको काम नहीं मिल पाया, प्रोजेक्ट सरकार नहीं ला पाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी जितने दिन का बच गया। तीसरी बात बताई गई कि ये राइट टू वर्क को सपोर्ट करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क होता है। मान लीजिए ईंट उठाने का काम है, और अगर ईंट उठाने का काम के लिए लड़के को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो लड़की को भी 1000 रुपए दिए जाएंगे। इक्वल वेजेस यानी इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। ज्यादातर कोशिश करी जाती है SC ST या महिलाओं को काम दिया जाए एमजी नरेगा के थ्रू, ताकि ये भी आगे आ सके। और लास्ट बात ये बात बताई गई है कि इनफैक्ट 1/3 जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, यानी एमजी नरेगा में जितने भी लोग एनरोल्ड हैं उसमें से 1/3 महिलाएं हैं। यानी कि अगर टोटल इतने लोग एनरोल्ड हैं तो उसमें से 1/3 वुमेन है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप है दोस्तों। तो एमजी नरेगा के ऊपर शॉर्ट नोट एग्जाम में लिखने को आ सकता है। डन हो गई बात। अगला टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है साहब, ये क्या है? अब आप सेक्टर्स को वर्किंग कंडीशन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हो। इसमें पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं आपको बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब के साथ साथ आपको कुछ फैसिलिटीज भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको उसमें उन्होंने सिंपल सी बात है जॉब सिक्योरिटी दे रखी होगी, ऐसे आपको हर कभी कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, उससे ज्यादा आपसे कोई काम नहीं लेगा। रेगुलर वेजेस होंगी, सैलरी सही टाइम पे आएगी, कोई सैलरी में कटौती नहीं होगी। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं पीडब्ल्यू में काम करता हूं। पीडब्ल्यू एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। मेरे घर जो मेड काम करने आती हैं वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि मेरे आवर्स फिक्स्ड हैं।
मेरे को जॉब सिक्योरिटी, मुझे ऐसे नहीं निकाला जाएगा नौकरी से। लेकिन अगर मान लीजिए मैं घर चेंज कर दूं तो वो आंटी का काम छूट जाएगा। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सरकारी नियमों का पालन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये इनको मानना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई भी सरकारी नियम कायदा नहीं माना जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपको स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो होते हैं, मैं पीडब्ल्यू में काम करता हूं तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। मैं या मेरा परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाएगा तो मुझे पीडब्ल्यू की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। बिना पैसों का मैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूं। लेकिन क्या आपके घरों में जो काम करती हैं हाउस हेल्प, क्या उनको मिला होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी 6 महीने वो छुट्टी ले सकती है, लेकिन उसको सैलरी पूरी मिलेगी। कोई नौकरी से भी नहीं निकालेगा, सैलरी भी पूरी मिलेगी, और वो जब उसका छुट्टी खत्म हो जाए वो आके रिज्यूम कर सकती है। यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसके कारण महिलाएं कई बार 8-8, 9-9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम करने जाती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। इसका बात कर लें तो स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़क किनारे ठेला लगाते हैं, या फिर हाउस हेल्प्स हो गए, आपके घर के सर्वेंट्स वगैरह हो गए, मेड्स वगैरह हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 3 पॉइंट में मैं आपको इसका जवाब देता हूं। पहली बात है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट लेकर आया जाए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम होता है, बाकी साल उनके पास काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मूर्तिकार जो होते हैं, अभी नवरात्रि चल रही है तो मूर्तिकार जो होते हैं उनके पास काम होता है नवरात्रि में मूर्ति बनाने का। गणेश जी आ जाएंगे, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति बना लेंगे। फिर साल में सिर्फ 2 ही त्योहार है जिसमें मूर्ति बनती है, एक नवरात्रि और एक गणेश जी। अब क्या होगा? तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि जब इनका सीजन आए तब तो वो अपना काम करें, लेकिन जब उनका सीजन ना हो तो सरकार को कोई और सोर्स ऑफ इनकम देना चाहिए कि तुम वहां जाके काम कर लो और वहां से पैसा कमा लो। मान लीजिए मेरा पटाखे का काम है, भाई कब भी कहूंगा पटाखे, दिवाली पे ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी की शादी होगी तो बारात पे ले तुम ले लोगे। अरे बहुत हो गया तो भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तब के लिए ले लोगे, बाकी साल क्या। तो इसीलिए इस तरीके के लोगों के लिए ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक वर्क प्रोग्राम बनाए। सरकार को ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जैसे कि एमजी नरेगा, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एमजी नरेगा जैसे सरकार को प्रोग्राम लेकर आने पड़ेंगे ताकि इन लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जा सके। तीसरा पॉइंट बताया गया है गवर्नमेंट सब्सिडीज। यह बात मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको टैक्स में छूट दी जाए ताकि वो लोग टैक्स के कारण दब ना जाए और वो भी पनप सके, बड़े हो सके, ज्यादा लोगों को नौकरी पे रख सके। उनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की सरकार मार्केटिंग करने में मदद करे, उनको मार्केट प्लेस में बेचने में मदद करे। तो इन सब चीजों की मदद से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी सरकार सपोर्ट कर सकती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाता है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक, उसका ओनर कौन है, इसके हिसाब से बात करी जाए तो 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर उसे कहा जाता है जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, सरकार के पास होती है। और पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई हो, पब्लिक को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करी जाए। पैसा कमाना इनका मोटिव नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा समाज का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, ये पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है। जैसे कि इंडियन रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है, जैसे इंडियन पोस्ट एक पब्लिक सेक्टर है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका मालिक या तो कोई इंडिविजुअल होता है या तो कोई ग्रुप होता है। इनका मोटिव समाज का वेलफेयर नहीं, इनका मोटिव समाज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना नहीं होता है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है।
क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है कि रोल ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने आपको बताया ना पब्लिक सेक्टर का यानी गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल होता है, तो यहां पे वही चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है कि सबसे पहला रोल होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, देश में ट्रांसपोर्टेशन हो, ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइन बिछी हो, एयरपोर्ट्स हो, शिप पोर्ट्स हो, इसके अलावा पावर सप्लाई हो पूरे देश में, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पूरे देश में। दूसरी बात है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज बाय स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर में सरकार ये नहीं सोचती कि मैं कहां फैक्ट्री डालूं, कहां इंडस्ट्री बनाऊं, कहां पुलिस स्टेशन बनाऊं, कहां रेलवे स्टेशन बनाऊं जहां से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उनको हर जगह पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस बनाना होगा ताकि लोगों का वेलफेयर हो। प्रॉफिट तो है ही नहीं ना गेम। अगर मान लीजिए आज आप देखें तो छोटे से छोटे टाउन, छोटे से छोटे गांव के पास भी अपना रेलवे स्टेशन होता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों को भी ये फैसिलिटीज मिले। लेकिन अगर रेलवे मान लीजिए प्राइवेट होता तो प्राइवेट देखता कि यार यहां से तो कम सवारी बैठती है, तो हम ट्रेन को यहां क्यों रुकवाएं, हम यहां पे क्यों रेलवे स्टेशन बनाएं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए होता। तीसरी बात बताई गई है प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी टू सिटीजंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पब्लिक को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड मेन चीजें मिल सके। और लास्ट, कॉम्बैट प्रॉब्लम्स लाइक मेल न्यूट्रिशन, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेजेस। तो जो ये पब्लिक सेक्टर होते हैं इनको ये भी ध्यान रखना होता है कि देश में कहीं मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, बच्चों का शरीर जैसा डेवलप होना चाहिए वैसे ही डेवलप हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुपोषण है, बच्चे दुबले पतले हैं, छोटी हाइट के हैं, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये इनको देखना होता है। एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये इनको देखना होता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ एमसीक्यूज की मदद से आइए हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। यह लास्ट है, बस आपको इसका जवाब देना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया। इंडिया में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आज की तारीख में कौन करता है, तो इसका सही जवाब है टर्शियरी सेक्टर करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आप पहले के टाइम पे बात करते तो प्राइमरी सेक्टर करता था, लेकिन अब टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो आपसे ये बोल दे कि सबसे ज्यादा लोग नौकरी कहां करते हैं, तो आपको लिख के आना है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन यहां पर एक लास्ट में ऑप्शन दिया है क्वार्टरनरी सेक्टर। वो क्या है सर, आपने तो सिर्फ 3 ही पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये क्वार्टरनरी क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर बेसिकली टर्शियरी सेक्टर में से ही उन लोगों को अलग करके बनाया जाता है जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो हाईली एडुकेटेड होते हैं, जैसे बड़े बड़े टीचर, साइंटिस्ट। तो जो बड़े हाईली रिसर्च वाले लोग होते हैं, जो साइंटिफिक वर्क कर रहे होते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, IT प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टर्शियरी सेक्टर से जब आप उनको अलग कर देते हो तो वो क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। तो होते 3 ही सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन टर्शियरी में सब आ जाते हैं जो सर्विस देते हैं। टर्शियरी के अंदर भाई एक वेटर भी आ जाएगा, टर्शियरी के अंदर भाई एक झाड़ू लगाने वाला भी आ जाएगा, टर्शियरी के अंदर भाई ये सब आ जाएंगे। लेकिन जब आप इसमें से हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड लोगों को अलग कर देते हो तो वो क्वार्टरनरी सेक्टर का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमजी नरेगा के अंदर all those who are able to and who are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by government. If the government fails to fulfill its duty of providing employment, it will provide unemployment allowances to the people. तो बताइए किस तरीके का राइट है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि एमजी नरेगा किस तरीके के राइट को प्रमोट करता है। राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइवलीहुड या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कर दिया ना, बताया था नहीं है भाई, इसका सही जवाब है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क प्रोमोट करता है। एक ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ओवर टाइम। 2010, 11, 12, 20 का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब एक देश नया नया आजाद होता है तो उसके लिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जब फूड सिक्योरिटी हो जाती है और जब डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बनता है।
और जब एक देश डेवलप होने लगता है तो उस देश के लिए टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। यही सारी बात यहां पे आप लोगों को डिटेल में दी हुई है। एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर दिख रहा है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये वाले चैप्टर का वन शॉट हमारा समाप्त होता है। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट लिख के जरूर जाइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वन शॉट किस चैप्टर का चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वन शॉट में। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में PW की आपको जरूर चेकआउट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।